नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही खास पड़ाव पर नजर डालने वाले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सोचिए, एक ऐसा दौर जब पूरा का पूरा देश आजादी के लिए एक साथ खड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं तो क्या उन सबके सपने, उनके लक्ष्य एक जैसे होते हैं? क्या आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए एक ही था? सोचने वाली बात है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम जरा गहराई में जाके देखेंगे कि इस आंदोलन में आखिर कौन-कौन से अलग-अलग ग्रुप्स शामिल थे और उनकी अपनी-अपनी उम्मीदें क्या थी। शुरुआत करते हैं अमीर किसानों से। देखिए, उनके लिए ना ये आंदोलन सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये उनके अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचाने की एक ज़बरदस्त लड़ाई भी थी। तो बात कुछ यूं थी कि जो अमीर किसान थे, जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, वो उस वक्त की आर्थिक मंदी से बुरी तरह पिस रहे थे। फसल की कीमतें गिर रही थीं, लेकिन सरकारी लगान वो उतना का उतना ही था। अब सोचिए, लगान चुकाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था इस भारी भरकम लगान से छुटकारा। और इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन में पूरे जोर शोर से हिस्सा लिया। वो सिर्फ बहिष्कार में ही शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने पूरे पूरे समुदायों को इकट्ठा किया और साफ कह दिया कि हम सरकारी लगान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। देखिए, 1930 में तो ये किसान पूरे जोश के साथ आंदोलन में कूदे थे। उन्हें उम्मीद थी कि लगान कम होगा, पर हुआ क्या? 1931 में आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया और उनकी मांगें वो वहीं की वहीं रह गईं। जाहिर है, उन्हें बहुत गहरी निराशा हुई और यही वजह थी कि जब 1932 में आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने इसमें हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया। अच्छा, किसानों की बात तो हो गई। अब जरा बिजनेस क्लास की तरफ चलते हैं। मतलब जो हमारे भारतीय व्यापारी और उद्योगपति थे, उनके लिए इस आंदोलन का क्या मतलब था? उनके मकसद कह सकते हैं कि काफी हद तक आर्थिक थे। असल में ये जो व्यापारी वर्ग था, इसने पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पर खूब पैसा कमाया था, लेकिन अब वो अंग्रेजों की बनाई नीतियों से तंग आ चुके थे। ये नीतियां उनके बिजनेस में रोड़ा बन रही थीं। उनकी सीधी सी मांग थी विदेशी सामानों का इंपोर्ट बंद हो ताकि उनका अपना व्यापार बढ़े। तो उन्होंने इस आंदोलन को एक मौके की तरह देखा, एक ऐसा मौका जो उन्हें न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक आजादी भी दिला सकता था। इनकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में तो इन्होंने आंदोलन को खूब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, पैसा लगाया, विदेशी सामान खरीदने बेचने से भी मना कर दिया। लेकिन जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो उनका जोश ठंडा पड़ने लगा। उन्हें डर लगने लगा कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये लंबा खिंच सकता है और इससे उनके बिजनेस को नुकसान होगा। ऊपर से कांग्रेस के अंदर जो समाजवाद की बातें हो रही थी, उससे भी वे थोड़े घबराए हुए थे। चलिए अब आते हैं औद्योगिक मजदूर वर्ग पर। इनका मामला थोड़ा अलग था। इस आंदोलन में उनकी भागीदारी कह सकते हैं कि काफी कम रही। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। देखिए, जैसे जैसे उद्योगपति यानी मजदूरों के मालिक कांग्रेस के करीब जा रहे थे, वैसे वैसे मजदूर कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे। उनके बीच एक खाई बनती जा रही थी। मजदूरों को लगने लगा था कि कांग्रेस तो बस उद्योगपतियों की सुन रही है, उनकी नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। कुछ मजदूर थे जिन्होंने गांधी जी के विचारों को अपनाया, बहिष्कार में भी शामिल हुए, खास तौर पर नागपुर के इलाके में। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बड़े पैमाने पर उनकी भागीदारी नहीं के बराबर थी। अब हम आंदोलन के एक ऐसे पहलू की बात करने जा रहे हैं जो वाकई में अभूतपूर्व था, और वो था महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये उसी दौर की कहानी कहती हैं जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आह्वान किया तो हजारों की तादाद में महिलाएं अपने घरों की दहलीज लांघकर बाहर निकलीं और सीधे सीधे देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गईं। और ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आई थी, नहीं, इन्होंने बहुत एक्टिवली हिस्सा लिया, जुलूसों में शामिल हुई, खुद नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने धरने दिए। और सोचिए जरा, इनमें से कितनी ही महिलाएं जेल तक गईं। ये दिखाता है कि वो कितनी निडर थीं। लेकिन ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये महिलाएं कौन थीं, कहाँ से आई थीं। तो देखिए, शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति के परिवारों की महिलाएं थीं, और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां अमीर किसान परिवारों की महिलाएं आगे आई थीं। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई सीधा साधा आंदोलन नहीं था,
बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा गठबंधन था। आइए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं जो पूरी कहानी को समेट देती है। अमीर किसान क्यों लड़ रहे थे? ज्यादा लगान के खिलाफ। बिजनेस क्लास, वो अपनी आर्थिक पाबंदियों से आज़ादी चाहते थे। मजदूर वर्ग, वो इस सब से दूर रहा क्योंकि उसे कांग्रेस पर भरोसा नहीं था। और महिलाएं, वो गांधी जी के बुलावे पर देश की सेवा के लिए आगे आईं। मतलब हर ग्रुप की अपनी वजह, अपनी एक अलग कहानी थी। तो यहां से जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई एक जैसी सोच वाला आंदोलन नहीं था। ये तो अलग अलग उम्मीदों, अलग अलग सपनों का एक संगम था, एक मेल्टिंग पॉट था। स्वराज शब्द एक था, लेकिन उसके मायने हर ग्रुप के लिए बिल्कुल अलग थे। और जानते हैं, यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी थी और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि कोई भी बड़ा आंदोलन कामयाब कैसे होता है जब उसके अंदर शामिल लोगों के मकसद ही अलग अलग हों, यहाँ तक कि कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ भी हों। इस पर सोचिएगा जरूर।